दोस्तों आपने देखा होगा कि मैट्रिमोनियल केसेस में हमेशा मिडिल क्लास ही पिसता है, उसके ऊपर ही केसेस होते हैं। वाइफ चाहे फोनाइटी की अफेयर कराए या मेंटेनेंस का या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो, लेकिन कभी आपने देखा कि हाई क्लास जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, चाहे हमारे फिल्म स्टार हो या बड़े बड़े उद्योगपति घराने हो, उनके बीच ऐसे केसेस क्यों नहीं होते? शादी तो उनकी भी होती है, पत्नियाँ उनकी भी होती है, बच्चे उनके भी होते हैं, लेकिन वे क्या आपस में केस करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए नॉर्मली हमको एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया है और इतना पैसा आपस में दिया गया है। कभी नहीं मिलता कि उनकी वाइफ उनके ऊपर एलिगेशन लगाती है कि मुझे मारा पीटा परेशान किया। बहुत कम रेयर केसेस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि नहीं, अभी रिसेंटली केस हुआ था ऋतिक रोशन और सुजान खान का। बिल्कुल, सुजान खान का केस हुआ था आपस में, क्योंकि उन्होंने प्रीनप्शियल एग्रीमेंट नहीं किया था। लेकिन मोस्टली लोग ये एग्रीमेंट करते हैं, और जो ये एग्रीमेंट करते हैं उनके खिलाफ कोई भी डावरी का केस नहीं होता। ना ही उनको मेंटेनेंस के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ना ही उनको इंसल्ट फील करनी पड़ती है, ना ही उनका परिवार परेशान होता है। आपस में प्यार से बैठ करके उनके बीच डिवोर्स हो जाता है, पैसे का लेन देन में निपट जाता है। आइए आज हम बात करते हैं कि प्रीनप्शियल एग्रीमेंट क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, क्या इसकी टर्म कंडीशंस हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमारे देश में ये एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एग्रीमेंट वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई एग्रीमेंट बनाते हो, तो वो वैलिड होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी आप एग्रीमेंट बनाते हो, चाहे प्रीनप्शियल एग्रीमेंट ही क्यों ना हो, वो भी वैलिड माना जाएगा। वैसे हमारे देश में इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं बना है, कोई स्पेशल लॉ भी नहीं बना है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया हो जजमेंट से, ऐसे इसको भी एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविज़न है, इसलिए पूरी तरह से लीगल है। अब बात करते हैं कि इसको रजिस्टर कैसे करवाते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक, आप 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर नोटरी पर इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरा, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के इसको पक्का रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। दोनों बिल्कुल सेम ही हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्टर कराते तो ज़्यादा अच्छा है। रजिस्टर कराते तो दिल्ली की अगर स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो शायद 1250 रुपीज़ समथिंग लगती है, लेकिन हर स्टेट के अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा हो सकती है। तो ज़्यादा ऐसा खर्चीला भी सिस्टम नहीं है कि इसके लिए कोई ज़्यादा कोर्ट फीस आपको पे करनी पड़ती हो। साधारण रूप से इसको कोई भी एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा सकता है। इसके लिए 2 विटनेस चाहिए होते हैं, आपके फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं और एक एग्रीमेंट, और उसमें अच्छी कंडीशंस। अब बात करते हैं कि अगर हम एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसको किस प्रकार से लिखते हैं, क्या इसमें टर्म कंडीशंस लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर डालते हैं डेट, कि ये किस डेट को बनाया गया, फिर प्लेस कि किस जगह ये रजिस्टर हुआ है। देखिए, आप शादी किसी भी स्टेट में करें तो दूसरे स्टेट में आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे आप जहाँ पर मिलें उस जगह रजिस्टर कराएं, और शादी आप कहीं भी कर सकते हैं, ऐसी कोई टर्म कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट आता है एज, दोनों की एज लिखी जाती है। अब दोनों वैसे एग्रीमेंट करने के लिए 18 प्लस होने जरूरी है, लेकिन अगर शादी करते हैं या जिस डेट को शादी कर रहे हैं उस डेट को लड़की 18 प्लस और लड़का 21 ईयर्स प्लस होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट, हम इसमें दोनों पार्टीज़ के नाम लिखते हैं और साथ में मैट्रिमोनियल स्टेटस लिखते हैं कि आज दोनों का स्टेटस क्या है, दोनों अनमैरिड है या डिवोर्सी है या कुछ और, वो क्लियरली इसके अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है कि भी दोनों साउंड माइंडेड है, मतलब कोई भी पागल नहीं है, मेंटली कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, दोनों के ऊपर किसी प्रकार कोई भी सोशल या कोई पर्सनल प्रेशर नहीं है, या एक दूसरे को भी कोई प्रेशर नहीं है, तो दोनों अपनी इच्छा से फ्री विल से ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम कंडीशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन कि शादी आप किस डेट को कब कर रहे हैं, तो डेट मेंशन कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं कि हम इतने टाइम बाद करेंगे, तो जरूरी है कि डेट मेंशन भी की जाए। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर अगर कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें कितना पैसा स्पेंड किया जाएगा। अगर दोनों मिलकर कोई प्रोग्राम करते हैं, लड़का और लड़की, तो इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, या फिर स्पेशल ये भी करा सकते हैं कि लड़की वाला शादी में कितना पैसा लगाएगा। जैसे कि आप कहते हो कि लड़की कल को केस करके कहती है कि हमने 50 लाख खर्च किया, 70 लाख खर्च किया, तो एक वाहियात की बात आ जाती है, और इन बेस पर कल को भी लड़कियाँ केस भी हारती हैं, लेकिन बात को बड़ा चढ़ा कहते हैं। लेकिन लड़के को तो इस बात के लिए कोर्ट के अंदर सफ़र करना ही पड़ता है, तो मेंशन क्लियरली आ सकता है कि भी इसके अंदर 10 लाख या 15 लाख कितने खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा गिफ्ट और स्त्री धन, शादी होती है तो लाजमी लड़की स्त्री धन जो अपने साथ सामान लेकर आती है उसको स्त्री धन कहते हैं। अपने हस्बैंड को या उसके रिलेटिव्स को
कोई अगर गिफ्ट दिया जाता है जैसे कि सोने की चैन दी या फिर उसको कोई अंगूठी वगैरह सास ससुर को कोई दिया उसको दी, तो वे गिफ्ट में आते हैं। मतलब ये कि लड़की पक्ष अगर लड़के पक्ष को कोई भी गिफ्ट देता है, जैसे लड़के को कोई गोल्ड चैन या फिर उसको ब्रेसलेट या फिर कोई रिंग दी जा रही है या उसकी फैमिली मेम्बर्स को दी जा रही है, रिलेटिव्स को दी जा रही है, तो इसमें कोई भी किसी प्रकार की डिमांड नहीं है, लड़की वाले अपनी मर्जी से दे रहे हैं। इसके अलावा स्त्री धन भी कोई लड़की अगर लेकर आ रही है अपने यूज के लिए तो वो भी अपनी पर्सनली ही लेकर आई हुई है, उसमें किसी प्रकार कोई डिमांड नहीं है। इसके अलावा अगर कल को कोई परेशानी आती है, लड़की को जैसे लगता है कि भाई उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुई है या फिर लड़का मारता पीटता परेशान, जिस भी प्रकार की कोई भी अगर उसको प्रॉब्लम लगती है तो वो क्या करेगी, सबसे पहले एक लीगल नोटिस देगी और अपनी शादी खत्म करेगी। वो ये नहीं है कि इस चीज़ को बियर करेगी और कल को कोई झूठे केस करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। मतलब ये है कि अगर लड़की को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कल को ये नहीं है कि कोर्ट में जाकर ये कहे कि जी मुझे 1 साल तक मेरे हस्बैंड मेरे को मारते रहे, मेरे से डावरी डिमांड करते रहे, मेरी सास मेरे को ताने मारती थी, परेशान करती थी, घर वाले मेरे को और मेरे साथ इलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश करते थे। बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ज़रा सा भी 1% लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो आप एक लीगल नोटिस देकर शादी को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा इसके अंदर प्रोविज़न डाला जाता है। ऐसे में हस्बैंड झूठे केसों से बच जाता है। कल को वाइफ ये नहीं कह सकती कि भाई मैंने इतना टाइम बियर क्यों किया, क्योंकि आपके पास कंडीशन लिखी हुई है कि अगर आपको ज़रा सा भी कोई परेशानी होती है तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे में लड़के को एक नोटिस दोगे कि आप ये चीज़ें सुधार लीजिए। अगर नहीं सुधरती है तो आप उसको छोड़ सकते हो, डिवोर्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका डिवोर्स हो जाता है। मेंटेनेंस आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कल को आपका डिस्प्यूट होता है, दोनों अलग होते हैं, तो मेंटेनेंस आप देंगे या नहीं देंगे। अगर मेंटेनेंस देंगे तो मंथली देंगे या 1 टाइम देंगे या फिर उसको किसी और प्रकार से देंगे। देखिए, आप इसके अंदर ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई मेंटेनेंस होता है, जैसे कि शादी में अगर डिवोर्स होता है आपके दोनों का, तो अगर 1 से 5 साल के बाद अगर डिवोर्स होता है तो आप कितना मेंटेनेंस देंगे, 5 से 10 साल के बाद अगर डिवोर्स होता है तो कितना मेंटेनेंस देंगे। या इसके अलावा ये कर सकते हैं कि एक अमाउंट हम फिक्स करें और उसके अकॉर्डिंग भी हम 10% इंक्रीज़ करेंगे पर ईयर, और उसके अकॉर्डिंग जो भी मेंटेनेंस बनेगा आपको हम देंगे। मतलब अगर 20 साल तक शादी चलती है तो इतना मेंटेनेंस दूंगा, इसके बाद फिर मेंटेनेंस नहीं दूंगा। ऐसी भी आप कंडीशन इसके अंदर डाल सकते हैं। फुल एंड फाइनल मेंटेनेंस भी इसके अंदर बनाया जा सकता है कि फुल एंड फाइनल मेंटेनेंस इतना होगा और उसके ऊपर इतने पैसे हम इंक्रीज़ करके दे सकते हैं, वो भी इतने साल बाद अगर डिवोर्स होता है तो, वरना 5-10 साल तक इतना ही मेंटेनेंस आपका बांध दिया जाए कि फुल एंड फाइनल ये होगा। चिल्ड्रन कस्टडी, आप अगर शादी से जो चिल्ड्रन आपके होते हैं उनके लिए आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर लड़का है तो कौन रखेगा, लड़की है तो कौन रखेगा, या फिर लड़के लड़की 2 हो गए या फिर ज़्यादा हो गए तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कस्टडी कौन कौन कैसे कैसे लेगा, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। मेंटेनेंस भी उनका डिसाइड कर सकते हैं कि जो रखेगा वही पे करेगा या दूसरा सामने वाला पे करेगा, कितना करेगा, 1 टाइम करेगा या फिर उनका मंथली करेगा, लड़के का कैसे होगा, लड़की का किस प्रकार से पे किया जाएगा। इसमें हैरेसमेंट भी बच जाती है, साथ में पिक्चर भी क्लियर हो जाती है कि मेंटेनेंस कैसे कैसे पे करना है। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो तो उसको भी मेंशन किया जा सकता है, उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगाए जा सकते हैं, या फिर अगर कोई नहीं है तो आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेकर के इसमें लगा सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। कल को अगर कोई मिलती है तो उसके बेस पे सामने वाला दूसरे से डिवोर्स ले सकता है। जॉइंट अकाउंट और जॉइंट प्रॉपर्टी, अगर शादी के बाद कोई अगर लड़का लड़की अपने अकाउंट खोलते हैं ज्वाइंटली, तो कल को अगर डिवोर्स होता है तो उस पैसे को कैसे आप आपस में बांटेंगे, मतलब जिसने जितना जमा कराए उतना ही या 50-50%। कोई जॉइंट प्रॉपर्टी भी अगर शादी के बाद खरीदी जाती है हस्बैंड वाइफ से, तो उसको कैसे आप अपना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसने जितना पैसा दिया उतना या 50-50%, या फिर कोई एक उसको रखेगा सामने वाले को पैसा देगा। ऐसी कोई भी कंडीशन उसके अंदर हम डाल सकते हैं। इसके अलावा कल को अगर दोनों को कोई डिवोर्स लेना, कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये नहीं है कि लड़की लड़के से पैसे की मतलब उसकी प्रॉपर्टी की डिमांड करेगी या फिर उसके घर में रहेगी या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में घर पर स्टे लेकर रहेगी। ऐसी भी कंडीशन आप उसके अंदर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि भी ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जाएगा। जॉब, आप ये भी लिख सकते हैं कि भी हम शादी मतलब अब शादी करने से पहले क्या क्या जॉब करते हैं या बाद में ये जॉब करेंगे नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा शादी के बाद लड़की कहती है कि मैं तो कुछ पहले भी नहीं कमाती थी, आज भी नहीं कमाती थी, तो झूठ बोल देती हैं। और लड़का भी ऐसे में झूठ बोलकर बच जाता है कि भी पहले मैं इतना नहीं कमाता था, अब ऐसा कमाता हूँ या ऐसा काम नहीं करता, वो भी झूठ बोल देता है। तो दोनों के झूठ पकड़े जा सकते हैं। तो उसमें पहले ही हम लिखेंगे कि भी आज के वक्त में दोनों ये जॉब करते हैं, इतना कमाते हैं, और शादी के बाद भी लड़की अपनी जॉब कायम रखेगी नहीं रखेगी उसके बारे में डिसाइड किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। नहीं भी लिखेंगे तो पहले लिखने से पिक्चर क्लियर हो जाती है कि सच में लड़की कमाती थी, तो आज भी लाजमी शादी के बाद भी कमाती होगी, तो मेंटेनेंस देने से ऐसे भी हस्बैंड बच सकता है।
इसके अलावा हम डाल सकते हैं पेनल्टी कि अगर कोई भी इसकी कंडीशन को नहीं मानता है, सपोज कीजिए कि अगर अमन के इसके अंदर कंडीशन मेंशन की हुई है कि कोई भी एक दूसरे को नोटिस देकर डिवोर्स ले सकता है कि आप नोटिस दे 30 डेज़ या 60 डेज़ का, कि भी नोटिस देने के बाद डिवोर्स के लिए, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए आप अपनी जो भी चीज़ है लीगल रेमेडी वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन सामने वाला मना कर देता है या डिनाई करता है या अपने लिए एडवोकेट अपॉइंट नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में पेनल्टी का हम जिक्र कर सकते हैं कि भी सामने वाला इतनी पेनल्टी देगा, 10 लाख, 20, 50, 1 करोड़, कितना भी आप डाल सकते हैं। या ये डाल सकते हैं कि इतने अमाउंट के बाद इतने डिले पर इतनी परसेंटेज का इंटरेस्ट और देना होगा। ये चीज़ भी डाल करके हम उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कल को कोई कोर्ट की जजमेंट आती है और कोई क्लोज इसके अंदर इनवैलिड हो जाता है, सपोज किसी हमने डाला हुआ कि वाइफ हमारे ऊपर केस नहीं करेगी, झूठे केस नहीं करेगी, डावरी करेंगे, लेकिन बाय चांस वो ऐसा कर देती है या फिर कल को हस्बैंड ही उसको कि किसी मतलब नशे के चक्कर में पीट देता है या ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसमें उसका मेडिकल बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन भी कोई ऐसी हो जाती है, कोई केस हो जाता है। या कल को कोई ऐसी नई जजमेंट आ जाती है कि हमने कोई अगर ऐसा कोई रूल या फिर कंडीशन मेंशन की हुई है जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ सही नहीं है, तो इस चीज़ को भी अगर इनवैलिड माना जाता है, कोर्ट मानती है कि ये गलत है, तो ऐसी कंडीशन में भी बाकी की जो कंडीशन है वे वैलिड रहेगी, मानी जाएगी। ये भी क्लोज हम इसके अंदर डाल सकते हैं। जुरिडिक्शन हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि कल को अगर हस्बैंड वाइफ के बीच कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो वे डिवोर्स की जगह लेंगे, किस स्टेट में, किस कोर्ट में लेंगे। तो उससे कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो केस करने में आसानी होती है, और एक दूसरे के लिए अगर कोई भी कंडीशन ऐसी अनफ्लो हो या फिर आउट ऑफ लॉ भी जाना पड़े तो भी एक कोर्ट डिसाइड हो जाती है, दोनों को इसके लिए सहूलियत रहती है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। देखिए, अगर फ़ायदे की बात करें तो दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ होते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचते हैं, उनका पैसा बचता है, समय बचता है, सोसाइटी में जो इंसल्ट होती है, परेशानियाँ झेलनी पड़ती है उनसे अब बचते हैं, चिल्ड्रन की जो कस्टडी मेंटेनेंस है उससे बचते हैं, वाइफ के मेंटेनेंस की बात करें या हस्बैंड के लिए मेंटेनेंस की बात करें तो दोनों की ही उसके अंदर सेविंग्स है, दोनों को इसके अंदर फ़ायदे मिलते हैं। वैसे अगर तरीके से बात की जाए तो हस्बैंड को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हस्बैंड के लिए समझिए कि एक रामबाण इलाज की तरह ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हस्बैंड को ही फेस करनी पड़ती है, उसी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बिल के लिए जाना पड़ता है। तो अगर इस एग्रीमेंट की बात करें तो मोस्टली 99% ये हस्बैंड के ही फेवर में जाता है। वाइफ अगर कल को हस्बैंड को फंसाना चाहे, झूठे केस भी करना चाहे, ज़्यादा अमाउंट भी लेना चाहे, तब वो ले नहीं पाती है, वो बाउंड हो जाती है। तो अगर जैसे मैंने देखा है बहुत सारे पुरुष आयोग है, वे भी आजकल मेहनत कर रहे हैं कि भी हमारे लिए अलग से कोई आयोग बने, जैसे महिला आयोग बना हुआ है, और कोई लॉ में अमेंडमेंट हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, हमारे लिए कुछ ऐसा संघ बनाया जाए। तो मैं कहता हूं कि अगर उन चीज़ों के जाने के बजाय अगर आप इस एग्रीमेंट की तरफ जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। वो चीज़ अलग है, उसके लिए समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि सच में हमारे साथ हरेसमेंट हो रहा है तो आप इस एग्रीमेंट के ऊपर जोर दीजिए कि शादी करने से पहले प्रीनप्शियल एग्रीमेंट बनवाया जाए ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। अब बात करते हैं इसका नुकसान क्या है। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे फॉरेन कल्चर में होता है, हस्बैंड वाइफ जल्दी सी शादी करते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं आसानी से, एक खेल सा बन जाता है। इससे क्या है, सोसाइटी पहले की तरह परिवर्तन नहीं रहती, चिल्ड्रन उसके ऊपर भी असर पड़ता है कि आज उनका ये फादर है, कल को अलग है, मदर अलग है, चेंज हो रहे हैं। तो एक हिसाब से जैसे उनका कल्चर है गलत है, उसके अंदर आपस में प्यार प्रेम बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसे हमारे लिए भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान यही चीज़ नज़र आती है। इसके अलावा अगर अपने हिंदू धर्म को देखें तो हमारे धर्म में कहीं भी डिवोर्स के लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, कोई प्राइवेसी छोड़िए, कोई सिंपल शब्द भी नहीं है। विवाह विच्छेद भी 1-2 शब्दों को बनाया हुआ है मिल करके। हमारा धर्म बिल्कुल नहीं कहता है कि हमको तलाक लेना चाहिए। शादी हुई है तो एक बंधन है जो कि सारी ज़िंदगी निभाना है, आपस में एक दूसरे के प्रति हमारे वचन है जो हम शादी में देते हैं वो हमको निभाने ही है, उसके भी खिलाफ जाती है। लेकिन जैसे कि समय बदलता है, बदलाव होता है, हर चीज़ में बदलाव होना चाहिए। आज जिस प्रकार का हमारा लॉ है, या तो हमारे कानून के अंदर बदलाव किया जाना चाहिए। समानता के अधिकार अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को दिए हुए हैं, लड़का लड़की को, तो हमेशा चलनी चाहिए। या तो थोड़ा कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लिए बदलाव किया जाए। अगर बदलाव नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे एग्रीमेंट को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, सोसाइटी इसको अपनाए और यूज करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए ऐसे ही नई नई चीज़ों के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।